हेलो एवरीवन। सो ये एनटीएससी क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे कि 10 क्वेश्चंस की एक एक वीडियो रोज़ डालेंगे, अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। राइट। और हमारा जो टारगेट है वो आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस कराना है। लाइक 10 क्वेश्चन की अगर एक वीडियो अपलोड करते हैं तो यू विल गेट अराउंड 10 वीडियोस। तो इसमें क्या रहेंगे, इसमें लास्ट ईयर के कुछ, पहले तो लास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अदर अदर स्टेट्स के। एनटीएससी स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 2 से भी लिए जाएंगे ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और कुछ क्वेश्चन हमारी तरफ से भी होंगे। राइट। तो आज मैं कुछ 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे। थ्योरी पार्ट हम नहीं करा रहे, जैसे भी जो भी थ्योरी यूज होगी हम उसी में ही उस क्वेश्चंस में आपको बताएंगे कि ये हिंट है या ये थ्योरी इसमें यूज हुई है। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज का जो वीडियो का हमारे लाइक का टारगेट है वो हमारे 5 लाइक का टारगेट है। आप बस केवल 5 लाइक कर दीजिए। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि x इक्वल टू 1/2 माइनस रूट थ्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, तो देखते हैं इसको। सी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/2 माइनस रूट थ्री। तो आपको पता है, इसको आप रेशनलाइज कर दोगे, ये तो सबको पता ही होता है, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपको मिल जाएगा 2 + √3, नीचे डिनोमीटर में 1 आ जाएगा। राइट। एक्स ये है तो 1/x क्या होगा, 1/x आप इधर से निकालो 1/x। ठीक है। तो 1/x क्या आएगा, 2 - √3। ठीक, एक्स आपको पता है और 1/x आपको पता है। क्लियर। अब हमने ध्यान दिया कि हमें निकालना क्या है, ये तो मुझे मिल गया इन्फॉर्मेशन। कभी इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले x निकाल लो, 1/x निकाल लो, फिर निकालना क्या उसकी तरफ देखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ, जो मुझे निकालना है उसको तो मैंने ऐसे लिख दिया। राइट। तो एक बार फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो, एक बार सेपरेट कर दो। तो कर दो, यहीं पे कर देते हैं। जब इनको ऐड करोगे क्या मिल जाएगा आपको, 4, और जो सेपरेट करोगे, राइट, तो क्या मिलेगा, 2√3। ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 2√3, तो आंसर आ गया 8√3। ये जबर आंसर, तो बी आंसर है आपका। तो पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो ट्राइंगल चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है बहुत। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन द ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। यहाँ पे ये लाइन एम एन पैरेलल है क्यू आर के, और एम एन इस तरह से ड्रॉ की गई है कि ये ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। मतलब ट्राइंगल पी एम एन का एरिया, अगर मैं इसका एरिया ए बोल दूँ, इस वाले रीजन का एरिया ए है, तो नीचे वाले रीजन का एरिया भी ए ही है, ये कहना चाह रहा है ये। क्लियर। चलो, तो जब एरिया इंक्लूड हुआ और साइड का रेशियो पूछ रहा है, तो अब हमें तो एक थ्योरम पता है कि अगर जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये हमें पता है ट्राइंगल चैप्टर से, तो हम इसी का यूज करेंगे। हमें यही क्लिक की है। तो देखो, अगर मैं इस फिगर में इसको ए बोल दूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एन, और नीचे जो ट्रेपीजियम बना है उसको भी मैंने ए बोल दिया, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया क्या आ गया, 2a, और ट्राइंगल पी एम एन का एरिया क्या आ गया, ए आ गया। अच्छा, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ट्राइंगल पी एम एन, कि ट्राइंगल पी एम एन सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो एम इज इक्वल टू क्यू होगा एंगल, और एन इज इक्वल टू आर होगा। तो दो एंगल सिमिलर, दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल भी कॉमन भी है वैसे भी वो, और इक्वल ही होंगे। ठीक है। तो ए क्राइटेरिया सिमिलर हैं, तो सिमिलर है तो हमने अपनी थ्योरम लगा दी एरिया वाली। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एन एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का जो रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो वो पी क्यू और क्यू एम में डील कर रहा है, तो मैं भी ये लूँगा। मैंने पी एम का स्क्वायर ले लिया और पी क्यू का स्क्वायर ले लिया। अब पी एम एन का एरिया क्या है, 2a, सॉरी, पी एम एन का एरिया ए है और पी क्यू आर का एरिया 2a है। सो पी एम स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, पी एम पी क्यू 1/√2 आ गया।
ठीक है, लेकिन मुझे रेशो क्या निकालना है, मुझे तो क्यू एम चाहिए, तो क्यू एम पी एम को हटाना है मुझे, पी क्यू नीचे ही चाहिए, तो पी क्यू नीचे ही है, इसलिए मैंने पी क्यू को नीचे लिखा था, राइट। सो पी एम को चेंज कर दो आप, पी क्यू माइनस क्यू एम, चेंज कर दिया ऐसे, अपॉन पी क्यू 1/√2, राइट। अलग अलग डिवाइड कर लो, सो 1 माइनस क्यू एम पी क्यू 1/√2, राइट। ओके, तो आपका क्यू एम अपॉन पी क्यू कितना आ गया, 1 माइनस 1/√2, तो ये कितना है, √2 माइनस 1/√2। आंसर मैच करो, सी ऑप्शन है, ठीक है, तो सी आंसर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ये भी हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, तो ये दो क्वेश्चन ही है, तो एक पहला क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दोनों को करेंगे हम लोग। चलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला कि अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मान लो जैसे दो नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है, और इनका मैं अर्थमेटिक मीन निकालना है मेरे को, तो अर्थमेटिक मीन इज ए प्लस बी बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है उसने, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। पहले तो मैंने अर्थमेटिक मीन बताया आपको, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन भी है। तो अगर मैं इन दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाह रहा हूँ, तो ये थोड़ा मैं आपको थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ, ये होगा ए इंटू पी का अंडर रूट, और अगर मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है वो होगा 2ab a प्लस बी, क्लियर, 2ab a प्लस बी, ये होता है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखें कि भाई अर्थमेटिक मीन ये होता है, ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, हार्मोनिक मीन ये होता है, ठीक है। अगर दो नंबर ए एंड बी आपको गिवन है और पॉजिटिव नंबर गिवन होंगे, राइट। तो देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव नंबर इज 2, तो अर्थमेटिक मीन 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। ओके, ये तो लार्जर नंबर इंक्रीज बाय 1, लेट से हम मान लेते हैं कि बी बड़ा है, ऐसा मान लिया हमने। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स बिकम इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इस b में एक ऐड करोगे और उसका स्क्वायर रूट लोगे, तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो 2 के बराबर आ जाएगा, ये कह रहा है, ये पहली कंडीशन है ना, सॉरी दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो आपकी ये है। सो a प्लस बी कितना मिला आपको, यहाँ से 4 मिला है, a प्लस बी कितना 4 मिला है आपको, ये पहली इक्वेशन है आपकी, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक काम करो, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये आपकी पहली इक्वेशन है, राइट। ओके, दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी कि a b प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन, हमने मान लिया कि b बड़ा है, अर्थ ये हमें निकालना है। चलो अब दो ए और बी में दो इक्वेशन आपके पास, दोनों को सोल्व कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, ए और बी में दो इक्वेशन है तो दोनों को सोल्व कर सकते हो। तो b की वैल्यू निकाल के इधर रख दो, सो a, ठीक है, तो रखो b की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 4, बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, राइट। सो 4a माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू यहाँ से क्वांटिटी के दो वैल्यूज आएंगे, देख लेते हैं, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा a माइनस 4 a माइनस 1 0, सो a इज इक्वल टू 4 and 1। तो मैंने माना था कि a की वैल्यू 1 भी हो सकती है 4 भी, अभी नहीं पता है ना, लेकिन a प्लस बी 4 है, तो अगर a प्लस बी 4 है तो a की वैल्यू 1 होगी, सिंपल सी बात है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, अदरवाइज वो b बड़ा होगा, ये गलत हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1 है, 4 नहीं हो सकती, राइट। सो a इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, राइट, a इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू अगर आप a की वैल्यू सॉरी आप 4 लोगे तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो गड़बड़ हो गई जो हमारा एजम्पशन था, ठीक है। वैसे ही वो आंसर आप निकाल लेना, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब आपको निकालना है तो निकाल के आप चेक कर सकते हो, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। चलो तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई। अब ये दो वो नंबर है मेरे, a और b की वैल्यू आपको मिल गई कि 1, 3, इनका क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। सो 2 इंटू 3, 3 प्लस 1 4, तो आंसर कितना है 3/2। सो 3/2 इज अवर आंसर, डी ऑप्शन है आपका। ओके, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का इसने यूज किया है, राइट। हार्मोनिक मीन का यूज इसने किया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाज इजी, कोई यार डिफिकल्ट नहीं था, किसी को ये सब पता होगा तो वो कर देता।
ओके। और अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ कि अगर मैं ए की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, ए की लेट्स से मैंने 4 ले ली, तो बी की वैल्यू कितनी आती, 0 आती, राइट। तो अब देखो इनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो तो ठीक है, वो तो 2 आ रहा है ना, ए एम तो 2 आ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन है कि जो बड़ा नंबर है उसमें एक ऐड कर दो, तो वो तो 0 आ रहा है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, तो गड़बड़ है, तो इसे सेटिस्फाई भी नहीं करेगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसी के नीचे ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम डिलीट कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। इफ द क्वेश्चन ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग दिस, ये एक बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको x+4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है a+b/a में। तो सबसे पहली बात देखो, कुछ बच्चे से क्या करेंगे, इसको सीधा उठा के डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, लॉन्ग मतलब ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे, और वहाँ से वो जो कोशेंट आएगा उसमें कोफिशिएंट मैच करा देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो राइट। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कुछ कोशेंट आ जाएगा, और रिमाइंडर अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, और नहीं एग्जिस्ट करता तो नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि कुछ लोग ऐसे करेंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना। तो हम बेसिक अपना जो एल्गोरिथम है उसको यूज़ करेंगे कि अगर ये एक्सप्रेशन है 50x+29, इसको आपने डिवाइड किया x+4 से, तो 2 ही लगा लो, और आपका क्वोशंट आया x³ - ax²bx+6, ठीक है। अब अभी चेक करना है कि रिमाइंडर बचेगा नहीं बचेगा ना। एक तरीका तो यह है कि x की वैल्यू -4 रख दो, इस बाई क्वाड्रेटिक में तो रिमाइंडर तो लीनियर आएगा, क्योंकि जो आपका डिवाइजर है वो आपका लीनियर है, ठीक है। तो वो एक कांस्टेंट आने वाला है, वो आपको पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो है ना बड़े बड़े नंबर है, देखो 50, 29 है ना, और -4 की पावर 4, फिर -4 की पावर 3, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हो तो भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है, तो हम उस अप्रोच पे भी नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे भाई, आपको पता है रिमाइंडर एक कांस्टेंट आने वाला है, आपको ये पता है, तो कांस्टेंट बैलेंस कर लो इस पूरी एक्सप्रेशन में, कांस्टेंट बैलेंस कर लो। एक्चुअली में लिखा क्या है मैंने कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो मैं कांस्टेंट को बैलेंस कर रहा हूँ। देखो इधर 29 है कांस्टेंट केवल, इधर भी 29 होना चाहिए, तो कांस्टेंट कैसे आएगा कि 4 की मल्टीप्लाई 6 में होगी, तो 24 तो आ गया, लेकिन और कोई कांस्टेंट इधर है नहीं, यानी कि इधर जो कांस्टेंट आएगा आपका रिमाइंडर वो 5 होना चाहिए, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो विदाउट कैलकुलेशन हमने यहाँ 5 रिमाइंडर निकाल दिया। तो ये चीजें सीखनी है आपको, और कुछ नहीं है ना, लॉन्ग तरीके से नहीं जाना, टाइम बचाना है। तो ये अब बैलेंस हो गई, अब सब कुछ मिल गया। अब क्या करें, अब ए और बी की वैल्यू चाहिए, अब क्या करो, सीधा कोफिशिएंट कंपेयर करो। तो ऐसा कोफिशिएंट कंपेयर करो जिसमें ए इन्वॉल्व हो, तो मैं ए निकालना चाह रहा हूँ, तो मान लेते हैं x³ का कोफिशिएंट हम निकालना चाह रहे हैं, x² का भी आप निकाल सकते हो, दोनों में ए इन्वॉल्व है, तो मैं x³ का निकालना चाह रहा हूँ। तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x³, तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, इधर देखते हैं x³ कैसा आएगा, देखो ये वाला कॉन्स्टेंट x³ से मल्टीप्लाई हो जाए, तो कोफिशिएंट कितना आएगा 4, ये वाला x² जाके मल्टीप्लाई हो जाए इससे, राइट, ए माइनस का ax² जाके मल्टीप्लाई हो जाए x से, तो कोफिशिएंट कितना आएगा -a, और तुम कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो x³ नहीं बनने वाला, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, ओके, a की वैल्यू -6। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा नेक्स्ट कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ, अब मुझे b चाहिए ना, तो उसके लिए देखेंगे किसका कंपेयर करेंगे। अब देखो b चाहिए, b तो या तो x कर लो या x² कर लो, दोनों से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं x से कर रहा हूँ। अब मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। x का चाहिए मुझे ना, तो x कैसे आएगा, देखो ये वाला bx जाके इस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाए 4 में, तब आ जाएगा, और ये वाला x जाके इस 6 में मल्टीप्लाई हो जाए, तब आएगा केवल x, है ना। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। तो ऐसे ही मिलेगा x, और कहीं तो मिल नहीं सकता, तो देखो जरा, एक तो 6 मिला और एक आपको 4 भी मिला, और आपका इस साइड क्या है, डिविडेंड साइड क्या है, 50 लिखा हुआ है, सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4b = 44, सो b = 11,
b इजकल टू 11 आ गया आपका, राइट। अब b इजकल टू 11 आ चुका है, अब निकाल दो वैल्यू इसकी। सो a प्लस बी कितना आएगा, 11 माइनस 6, दैट इज a प्लस बी, एंड a माइनस 6 माइनस 11, सो 5 माइनस 17, तो ये आंसर है। ये आंसर है क्या ऑप्शन में, राइट है, तो सी ऑप्शन है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है, एक तो हमने डिवाइड नहीं किया लॉन्ग तरीके से, दूसरा हमने रिमाइंडर नहीं निकाला, ठीक है, दूसरा हमने रिमाइंडर भी नहीं निकाला, रिमाइंडर थ्योरम से हमने केवल कांस्टेंट बैलेंस किया, तीसरा हमने ए बी निकालने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करी, थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि कैसे एक्स क्यूब बन सकता है, कैसे एक्स बन सकता है, उसी से हमारे आंसर आ गए, राइट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं अब। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको देखो, ये 11th के बच्चे तो कर देते इस क्वेश्चन को, अगर ये 11th के बच्चों को आप दोगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा 10th के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये, तो कैसे करेंगे देखो, मैं कुछ ऐसे टूल यूज़ करूँगा कि आपको समझ में आए, मतलब ऐसी कोई थ्योरम में या थ्योरी यूज़ नहीं करूँगा या ऐसी कैलकुलेशन यूज़ नहीं करूँगा कि आपको समझ में ना आए, ऐसे 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या किया देखो, इसको तो मैंने कोस को ऐसे रखा, इस साइन को मैंने कोस में कन्वर्ट कर दिया, और ये m, राइट, माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब क्या करो कि कोस स्क्वायर थीटा को एक नया वेरिएबल मान लो x, मान लिया मैंने, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजक्वल टू m। तो m की मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो निकालनी है, यही तो क्वेश्चन है ना, इंटरवल का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो वो मुझे निकालना है। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे x बिलोंग टू r नहीं है, अदरवाइज मैं क्वाड्रेटिक की तरह कर देता, है ना, ये गलती मत करना। यहाँ पे आप कुछ बच्चे क्या करेंगे कि x को क्वाड्रेटिक मान के जो हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के निकालने के कंसेप्ट सिखाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको लगा के निकाल देंगे, लेकिन वो गलत है, ऐसे क्योंकि यहाँ पे x पे कंस्ट्रेंट लग गया, x बिलोंग टू r नहीं है, x कुछ वैल्यू लेगा, ठीक है। तो अब वो वैल्यू क्या लेगा उसको देखते हैं इससे। कोस थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1, कोस थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1, लेकिन उसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1, तो x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 लाई कर रहा है, तो ये याद रखा, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो कैसे बनेगा कि x के कोफिशिएंट का हाफ, तो कर दिया मैंने, और यहाँ पे माइनस के 1/4 करोगे प्लस 1 इजक्वल टू m, तो दिस इम्प्लाइज m इजक्वल टू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, राइट, ये आ गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, है ना। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 नहीं है, याद रखना, है ना, ऐसे नहीं निकालेंगे, नॉर्मल तरीके से नहीं निकालेंगे, देखेंगे, चलो, है ना, देखेंगे अभी कैसे क्या होता है, मिनिमम 3/4 होती है कि नहीं, हो भी सकती है, राइट, x क्योंकि हाफ ले सकता है, राइट, हो सकता है। चलो, तो अब क्या करो इसकी, अब मुझे एंग में एक्सप्रेशन मिल गई कि x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, राइट, ओके। तो अब क्या करें कि इसको देखो, इनइक्वालिटी को मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि ये लिखा था, अब मैंने हर जगह माइनस हाफ ऐड कर दिया, सो माइनस हाफ, ओके, और यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यानी कि x माइनस हाफ से हाफ के बीच लाई कर रहा है, तो उसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, उसका स्क्वायर तो 0 से 1/4 लाई करेगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, तो कोई नंबर अगर -2 से -2 लाई कर रहा है, उस नंबर का स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 4 लाई करेगा ना, 0 से 4, क्लियर। चलो, तो ये कर दिया हमने, ठीक है, या अब इसमें 3/4 ऐड हुआ है, तो 3/4 ऐड भी कर दो, सो 3/4 ऐड कर दिया हमने दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो एक्चुअल में x माइनस हाफ स्क्वायर प्लस 3/4 से 1 के बीच लाई कर रहा है, तो जो m है आपका वो क्या आंसर आ गया, 1 से, और ये 3/4, तो यही बन गया आपका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये है, ये तो एक तरीका होगा कि मैनिपुलेशन मैंने यहाँ पे कर ली, ये एक्सप्रेशन बन गई थी हमारी, है ना, कि m इज इक्वल टू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब इस एक्सप्रेशन की अगर मैं देखूँ कि ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव है, तो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा
कि भाई ये जो पॉजिटिव चीज़ है जीरो हो जाए, क्योंकि कुछ इस कॉन्स्टेंट में कुछ ऐड ना हो, क्योंकि जैसे ही कुछ ऐड होगा वो बढ़ जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जीरो, तो ये जीरो कब होगा, x इक्वल टू हाफ पे। तो यहाँ से मैं मिनिमम वैल्यू बोल सकता था कि मिनिमम वैल्यू 3/4 है। तो इससे मेरे दो ऑप्शन में डाउट होता मुझे, या तो ये होगा या ये होगा, 3 या 4 है, मेरे को डाउट होता ये तो 3 है या 4 है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मिनिमम तो आ गई, तो मैक्सिमम के लिए x माइनस हाफ का होल स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। देखो x में से माइनस हाफ घट रहा है, वो तो फिक्स है, तो x की वैल्यू मैक्सिमम, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू 1 रखता मैं यहाँ से, और x की वैल्यू यहाँ से 1 रखता, और यहाँ से आंसर आ जाता आपका 1। तो ये भी एक तरीका है करने का, है ना, ये एक डिफरेंट अप्रोच है करने की। एक अप्रोच ये, एक अप्रोच आपके सामने, राइट। तो दोनों मैंने बता दिया, आपको जो पसंद आए उससे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ओके, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर, है ना, 2272 एज वेल एज 875 बाय 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और वी गेट द सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर सेम आ रहा है आपका इन ईच केस, द सम ऑफ द डिजिट्स, है ना, एन की वैल्यू निकालनी है, उसका सम ऑफ द डिजिट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले ना लिख लो इसको इक्लूड्स लेमा से, कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि इसको आपने डिवाइड किया एक 3 डिजिट नंबर एन से, क्वोशंट Q1 आया होगा, रिमाइंडर R आया होगा, ठीक है, और फिर एक दूसरे नंबर को 875 को n से ही डिवाइड किया, क्वोशंट Q2 आया, लेकिन रिमाइंडर सेम आया है। तो रिमाइंडर सेम देने का मतलब क्या है, मुझे n निकालना है, मुझे r से कोई मतलब भी नहीं है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, r तो गायब हो जाएगा, n में एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो निकाल दो। और यहाँ पे n और q सब क्या है, इंटीजर है, r भी इंटीजर है, सब इंटीजर है। सेपरेट कर दो इनको, है ना, कि फर्स्ट माइनस सेकेंड करो, तो कितना आएगा 7 6, यहाँ बच गया 7 69 आएगा, और यहाँ बच गया 21 13, हाँ ये आ जाएगा, राइट, 1397, और क्या आएगा n Q1 माइनस Q2। यहाँ पे आपको पता है कि n एक 3 डिजिट नंबर है, तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइज करूँ तो आपको मुझे ये होगा कि एक 3 डिजिट नंबर आना चाहिए और एक कोई भी नंबर आए, है ना, एक 3 डिजिट नंबर आए और एक 2 डिजिट आए या 1 डिजिट आए, उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, देखो 7 + 3 10, और 9 + 1 भी 10, यानी कि 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिविजिबिलिटी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो कर दो 11 से डिवाइड, तो 11 × 1 एंड 29 2 7 127, राइट, तो 127 आ गया आपका आंसर, ठीक है, n Q1 माइनस Q2। तो देखो n क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है, n क्या है, 3 डिजिट नंबर है, और ये दो प्रोडक्ट का इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है, 3 डिजिट नंबर, तो n की वैल्यू तो ये होगी, और Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या होगी 11। तो मुझे तो n निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 127। और तो कोई, क्योंकि ये तो और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता ना, अगर लेट से यहाँ पे 8 आता, या मान लो यहाँ पे 15 आता, मान लो एक बार के लिए मान लो यहाँ 15 आता, ठीक है, तो मैं क्या करता, और भी पॉसिबल, तो वहाँ पे वो बोलता है कि मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज हो जाता फिर यहाँ पे, तो मतलब और भी पॉसिबिलिटी, तो मैं 5 से इसको क्या करता, ऐसे कर लेता, 5 × 127 × 3, तो ये एक 3 नंबर बन जाता, तो यही पॉसिबिलिटी थी, एक बार 5 से बन जाता, तो फिर हम चेक करते कि वहाँ पे वो वर्डिंग चेंज, क्वेश्चन की वर्डिंग भी चेंज हो सकती थी, कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो या मिनिमम, जो भी बोलता वो उसके अकॉर्डिंग कर लेते। यहाँ पे तो प्राइम नंबर है, ये तो फर्दर फैक्टराइज हो नहीं सकता, तो 127 इज द आंसर। ओके, n की वैल्यू आ गई 127, तो क्या है सम ऑफ द डिजिट्स, तो 1 + 2 + 7, तो 10 आंसर है आपका, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो कि जनरली आपको हर कोई कराएगा ये क्वेश्चन। तो देखो, व्हेन ए पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x - 1, तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, और जब हम इसी को डिवाइड कर रहे हैं x - 3 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, तो इसका मतलब क्या होगा रिमाइंडर थ्योरम से, कि p1 की वैल्यू 3 है, रिमाइंडर थ्योरम से, राइट, p3 की वैल्यू 5 है, ये कहना चाह रहा था, ठीक है। इफ rx इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - 1 × x - अब इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड किया, तो लिख लो कि px को डिवाइड किया x - 1 x - 3 से डिवाइड किया, कोशेंट कुछ भी आया उससे मुझे मतलब भी नहीं है। देखो अब ये क्वाड्रेटिक है, डिवीजन आपका क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपको लीनियर एज्यूम करना है ना? आएगा क्या वो अलग चीज़ है, ये मैंने लीनियर एज्यूम कर लिया, राइट। ओके,
तो ए और बी दो कांस्टेंट है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, दो कंडीशन ही आपको गिवन है, तो सोल्व हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो ताकि ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, क्वेश्चन के साथ में सब पार्ट लिखा है वो जीरो हो जाए। सो P1, और P1 की वैल्यू मुझे पता भी है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 1 - 1 जीरो। सो A + B, सो A + B कितना है आपका 3 आ गया। ओके, नाउ x = 3 पुट करो। सो P3 कितना है, ये वाला पार्ट फिर से जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट कह रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट फिर से जीरो। सो 3A + B, P3 की वैल्यू कितनी है 5। ओके, तो ये पहली इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं कि 3A + B, सॉरी B = 5, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं। तो A + B, एक काम करो 3A + B, सेकंड को पहले लिखा मैंने, फर्स्ट को इससे नीचे लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 2A = 2, A = 1। A की वैल्यू 1 है और A + B 3 है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बताने वाली चीज़ ही नहीं है। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी यहाँ से। तो A की वैल्यू 1 आ गई, B की, तो रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर आपने क्या माना था AX + B, तो A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 2, x + 2 आ गया। तो R - 2 निकालना है। सो R - 2 -2 + 2 0, ठीक है। R - 2 की वैल्यू कितनी है 0, तो थर्ड आंसर। तो ये भी एक बहुत ईजी क्वेश्चन है जो कई बार पेपरों में देखा गया है, इसलिए हमने करा दिया। अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि एक पैटर्न सा भी बनाने की सोचेंगे। देखो इन्होंने यहाँ पे दिया ही इसलिए कि 1 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 5 आया। और कोई बच्चा कुछ ऐसा ना बोल दे कि 7 आया, है ना, यहाँ से रिमाइंडर 7 आया, कुछ ऐसे ही करते हैं कुछ लोग। तो ये वाले काम मत करना, रिमाइंडर कुछ अलग लॉजिक से निकाला जाएगा, इस लॉजिक से। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट, है ना, इसके दो इंटीजर रूट हैं, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी। अब देखो इसके इंटीजर रूट हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा माइनस का b अपॉन a की वैल्यू 1 है। अल्फा बीटा क्या होगा c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है 72, a की वैल्यू 1 है। देखो अल्फा और बीटा अगर इंटीजर है तो अल्फा प्लस बीटा भी एक इंटीजर आएगा, तो b की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आ रही है। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि ऐसे कितने नंबर है जिन दो नंबर का प्रोडक्ट 72 है, अगर मैं इससे ये निकाल लूँ कि अल्फा बीटा इंटीजर है कि नहीं, दो नंबर का प्रोडक्ट, इंटीजर का प्रोडक्ट 72 है, तो मेरी b की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगी जो मुझे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब ये मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये इसका रूट रियल रूट होगा कि नहीं, वो रियल ही है। जब मैं अल्फा बीटा मैं बोल रहा हूँ कि इंटीजर है, तो डेट इज ऑल्सो रियल, अल्फा इंटीजर मीन्स रूट इज रियल, राइट। तो कैसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी कि अल्फा बीटा दो नंबर का प्रोडक्ट 72 हो जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, राइट, है ना। अब ये देखो, एक ये पॉसिबिलिटी है, इस नंबर को बढ़ाते रहो, एक रो को बढ़ाते रहो, दूसरी रो अपना पाती रहेगी। अब 3 ले लिया मैंने, ये वाली पॉसिबिलिटी है। 4 ले लो, 4 में कितना आ जाएगा 4 और 18 आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। 4 के बाद 5 तो नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, राइट। 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। बस और तो नहीं है ना, और तो रिपीट कर देंगे। देखो 8 के बाद 9 लोगे तो नहीं आएगा, 9 आ गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना। मुझे तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा ना, यहाँ पे तो 8 × 9 करूँ या 9 × 8 करूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे 8 और 9 का वो चाहिए बस, ठीक है। तो और तो आई थिंक कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, वो सब रिपीट हो जाएंगे, वो दोबारा आने लग जाएंगे। 9 के बाद फिर 12 आ जाएगा, 12 का 8 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, रिपीट करेंगे, राइट। ओके, अच्छा एक तरीका तो ये है कि ऐसे पॉजिटिव नंबर ले लूँ। अच्छा एक तरीका ये भी तो है कि दोनों नंबर नेगेटिव हो, दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो भी तो 72 आएगा। तो ये भी हमें केस कंसीडर करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं कि बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं है, इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कोई तरीका है नहीं, है ना, और कोई नंबर है भी नहीं। तो 6 तो पॉसिबल, देखो जैसे तुम अल्फा की वैल्यू 1 लोगे, बीटा की वैल्यू 72, तो यहाँ से बी की वैल्यू कुछ आएगी, यूनिक ही आएगी, है ना। देख लो कहीं भी सेम नहीं हो रहा होगा, इन दोनों को ऐड करो 73, है ना,
38, 27, 22, 18, 17 तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए वो भी देख लेना कि कहीं मैच ना कर जाए, तो मैच करेगा भी नहीं। ओके, तो यहाँ से भी यूनिक ही आएगी, तो कितने आंसर आएंगे? 6 तो देखो इधर हो गए पॉजिटिव साइड और 6 इधर हो गए नेगेटिव साइड, तो 12 आंसर है। तो ऐसी 12 वैल्यूज पॉसिबल है, तो यही आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ज्योमेट्री क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको बहुत स्पेशल तरीके से डिजाइन होते हैं, है ना। तो इसको सबसे पहले आप प्लॉट करो, सबसे पहले क्या करो, इनको प्लॉट कर लो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको। तो पहले मैंने 3,3 प्लॉट कर लिया, मैं रफ प्लॉट करूंगा। मान लिया मैंने 3,3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक 3,-7 मान लो यहाँ पे आ गया 3,-7, और एक क्या है 6,-6, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, या थोड़ा सा इधर कर लो, ये मान लो यहाँ पे आ गया 6,-6 आ गया, ठीक है। तो ये इन 3 पॉइंट से एक सर्कल जा रहा है, इन 3 पॉइंट से एक सर्कल जा रहा है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल तो बनेगा, ये सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मैंने क्या चेक किया कि कहीं पे ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, कि कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बन रहा। तो मुझे सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, क्योंकि और तो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। आपको जब फिगर बनाओगे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप पता कैसे करें कि राइट एंगल ट्राइंगल कहीं है पे, ठीक है, ये पता कैसे करें, क्योंकि इसका अगर तुम ऐसे करोगे ना तो आपके सिलेबस में वो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट और लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर मैं सेंटर निकालना चाहूँगा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल ही दिया होगा। तो मुझे चेक करना है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल तो नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, थोड़ा स्लोप का कंसेप्ट लगाएंगे हम, कि अगर मैं ए बी सी इसको ट्राइंगल मान लेता हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं लिखना चाहूँ तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये याद रखा। दो लाइन के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो मैं एक बार स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं, तो है ना, वो भी निकाल लें, अभी निकाला नहीं हमने, 1 मिनट को। ओके, तो ए बी का स्लोप निकालो, चलो यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन। ए बी का स्लोप निकालो, तो कितना आएगा, किसी को कुछ भी मान लो, है ना, 3 + 6 और 3 - 6, तो ये एम ए बी ऐसे लिख रहा हूँ मैं। तो ये कितना है, 9 - 3 डेट इज -3, सो एम ए बी कितना आया, -3 आ गया, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन। दूसरा एम बी सी निकालो, एम बी सी का स्लोप, तो फिर वही करो, है ना, -6 + 7 एंड 6 - 3, तो ये कितना है, 1/3 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का देखो प्रोडक्ट करो, एम ए बी इंटू एम बी सी कितना है, -1। तो यही कंडीशन बताई मैंने कि अगर दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो उन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो यानी कि 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल से अगर कोई सर्कल पास करता है ना, आपको पता ही होगा कि अगर मैंने कोई सर्कल पास कराया, मान लो कोई सर्कल है और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये मेरा डायमीटर है, जो ए सी है मेरा डायमीटर। तो ए सी का जो मिड पॉइंट है, ए सी डायमीटर ए सी का जो मिड पॉइंट है वही आपका सेंटर है, तो बस हो गया क्वेश्चन। तो ए सी का मिड पॉइंट निकाल लो, तो ए सी का मिड पॉइंट क्या आएगा, 3 तो आएगा ही आएगा, इस लाइन पे 3 मिड पॉइंट निकालो, -7 + 3 -4 -2 आएगा, 3, -2 इज आवर आंसर। देखो हर जगह 3 तो लिखा ही था, ठीक है, तो थर्ड आंसर है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी इजी होगा। ज्योमेट्री में हमेशा फिगर बनाना याद रखना है इस चीज़ का। कभी कभी वो इसका जैसे मान लो यहाँ पे वो पूछता है कि सरकम सेंटर क्या है, तो वो वही है, सेंटर सरकम सेंटर है। इन सेंटर क्या है ना, ठीक है, वो भी पूछ सकता है इन सेंटर क्या है। तो उसके लिए r = Δs करके आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी और थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थ्योरी से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे यूज़ क्या होगा। यहाँ पे आपको पता होगा कि इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पे आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं होता आपसे। इसका फैक्टराइजेशन होता क्या है, देखो कैसे करेंगे। सो मैंने ऐसे लिख लिया, a² 2b² स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b², ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, a² 2b² का स्क्वायर माइनस 2ab²। ठीक है, ये बन गया, इतना पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया एक्चुअली। सो अब क्या बना, a² माइनस b² लिखा हुआ है, तो लिख दो a² 2b² प्लस 2ab एंड a² प्लस 2b² माइनस 2ab, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b² ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस b²। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। सो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b²। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में नोट डाउन कर लेता हूँ पहले कि 10 टू दी पावर 4 324, 22 324, 34 324, ठीक है, 46 324, 58 324, है ना, ये आया। तो पहले इसको ही सॉल्व करते हैं एक बार, नहीं नीचे लिख ही लेते हैं। नीचे वाला क्या है, 4 की पावर 4 324 एंड 16 की पावर 4 324, 28 की पावर 4 324, 40 की पावर 4 324, 52 की पावर 4 324, राइट, ऐसे लिख लिया। चलो क्वेश्चन लिख गया। ओके, सो याद रखा ये चीज़ है ना, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है फैक्टराइज फॉर्म में, वो याद रखना है आपको। ओहो, एक मिनट, जस्ट लेट मी एडजस्ट। चलो, है ना, मैं साइड में लिख देता हूँ, अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b², ये होता है। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू तो फिक्स है, 324 को मैंने क्या किया, क्योंकि एक्चुअली ये किसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो a की वैल्यू तो 10 है यहाँ पे, अगर पहले नंबर की बात करूँ तो b की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू आएगी 324 को, देखो मैंने कैसे लिखा, 4 से डिवाइड करना ही है, क्योंकि 4 324 है 81, तो 4 इंटू 3 की पावर 4 है क्या, तो b हमेशा फिक्स है, b 3 है हमेशा, देखो हर जगह 324 लिखा है, तो b इज फिक्स, राइट। तो a वेरी करेगा, b हमारा 3 हो गया, a वेरी करेगा, b 3 फिक्स है, तो b 3 हो गया। कैसे आया, समझ में आया कि b4 को 324 के बराबर रखा, यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली, ये किया है। तो b 3 फिक्स है, तो a की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 प्लस 3 ऐसे करूँगा, देखो मैं 10 प्लस 3 इसका यूज़ कर रहा हूँ, 13 का स्क्वायर, b की वैल्यू फिक्स है 3², 10 माइनस 3 7², 3²। नेक्स्ट 22 प्लस 3 25 का स्क्वायर प्लस 3², और 22 माइनस 3 है ना, 19² प्लस 3²। नेक्स्ट 34 वाले पे आगे, a 34 है, तो 34 प्लस 3 37 का स्क्वायर प्लस 3², 34 माइनस 3 31 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3²। तो इसमें 49 का स्क्वायर, अब मैं जल्दी लिख रहा हूँ, 3², 43 का स्क्वायर 3², और न्यूमरेटर में लिख रहे हैं हम 61 का स्क्वायर 3², 55 का स्क्वायर 3², ये न्यूमरेटर पार्ट है आपका। अब डिनोमीटर पार्ट पे जो है ना, देखो करना क्या होता है, इस 4 में 3 ऐड करो, 3 सेपरेट करो, बस यही करना है। 7 का स्क्वायर 3², 1 का स्क्वायर 3², 19 का स्क्वायर 3², 13 का स्क्वायर 3², 31 का स्क्वायर 3², 25 का स्क्वायर 3², 43 का स्क्वायर 3², 37 का स्क्वायर 3², लास्ट वाला 55 का स्क्वायर 3², और 49 का स्क्वायर प्लस 3², ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, तो लेट मी यूज डिफरेंट कलर, वाइट यूज करते हैं। ओके, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखोगे, ये देखो ये कैंसिल हो गया, डन, ये कैंसिल हो गया, डन,
37 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 31 है क्या, हाँ। 49 यस। 55 यस। 43 यस। 61 नहीं है। 25 यस। ये भी है यस। सब कैंसिल हो गया, दो ही चीज़ बची है, क्यों, लिख लो उसको। क्या बचा है, 61 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है, 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, राइट। तो अब तो ये बहुत सिंपल हो गया। नीचे कितना आ गया, नीचे तो 4 आ गया। और 61 का स्क्वायर कितना होता है, वो कर लो आप लोग, वो तो आप एक्सपर्ट हो करने में। नहीं, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो 61 का स्क्वायर आएगा, साइड में कर लेते हैं, 61 आएगा 636 1 2 3721 प्लस 9 3730 आ गया, 3730, उसको 4 से डिवाइड कर लो बस, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। ओह सॉरी, नीचे 10 आया है, 4 नहीं आया। तो आंसर 37, मैं सोचा गलत क्यों आ रहा है इतनी मेहनत करने के बाद, राइट। नीचे 10 आएगा, मैं 3 + 1 कर दिया, 3 स्क्वायर 9 + 1 10, तो 373 इज अवर आंसर। सो आंसर इज सी, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कुछ आपको नई नई चीज़ें भी सिखाई गई है ना, और वो देख लेना आप आराम से। ये जैसे नया आपको लगा होगा, कुछ बच्चों ने किया होगा ये चीज़ें, लेकिन इसको यहाँ पे यूज़ करना, ये क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है ना। ये क्लिक करना थोड़ा मुश्किल, जो बच्चे इसको क्लिक कर लेंगे तो वो कर देंगे। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, राइट। फिर ज्योमेट्री का था, ज्योमेट्री मैंने पार्ट को बोला कि ज्योमेट्री पार्ट में हमसे ड्रॉ करना है आपको, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल भी सोचना है कि बन सकता है कि नहीं बन सकता। नहीं बन सकता तो फिर ये फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था थोड़ा सा, है ना, ये भी डिफिकल्ट है। दिस वन इज इजी, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था। दिस वन इज ऑल्सो इजी, ये थोड़ा डिफिकल्ट था। ये भी, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन को जो बच्चा कम करेगा वो जल्दी कर लेगा, जो हम पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहले वाला इजी था, जिसको एम जी एम एच एम पता है वो कर लेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ये तो इजी था, और पहला सबसे इजी था ही, राइट। तो हमने 10 क्वेश्चन फिनिश कर लिया आज के लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में फिर से हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, राइट। जैसे कि हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, थ्योरी पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो थ्योरी उसमें यूज़ होगी मैं आपको बता दूंगा कि ये थ्योरम यूज़ हुई है, राइट। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। तो हमारा लाइक का टारगेट 5 लाइक का टारगेट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको ये सीरीज़ आपको देखनी है। सो थैंक यू एवरीवन।